हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म रोजगार विद क्लास पे, जहाँ पे साथी हम लोग पढ़ रहे हैं ये हिस्ट्री भारतीय इतिहास। और लास्ट क्लास में हमने मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ना शुरू कर दिया था, जिसमें साथी हम बात करते थे आपके अरबी और तुर्की आक्रमण की। और आज की क्लास में तुर्की आक्रमण का पार्ट 2 करेंगे, जिसके अंदर हम बात करेंगे मोहम्मद गोई। और यहाँ पे आज दो ऐतिहासिक लड़ाई हम पढ़ेंगे जिसमें ताइन के युद्धों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल सबको राम गुड इवनिंग, सारी सारी इसके अंदर बिल्कुल। पिछली क्लास में महमूद गजनी पढ़ा था, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम में देखने क्वेश्चन आया है, उसके बारे में हम डाउट पूछ कर आपको बताएंगे। आपको बिल्कुल जयदा साहब, अनवी पूनम, अंश रेखा, ज्योति कीर्ति, बिल्कुल राजा साहब। लास्ट क्लास में बातें कर रहे थे वहां किसी प्रकार की परेशानी या डाउट है तो बताएंगे, बिल्कुल राजा सभी को। चलिए आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे तुर्की आक्रमण के पार्ट 2 की, तो इसमें हम बात करेंगे वो करने वाले हैं किस बारे में। तो यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे मोहम्मद गोई के बारे में। तो जैसे कि बात करी थी कि तुर्की आक्रमण में दो बड़े नाम आते हैं, एक नाम आता है महमूद गजनी का, दूसरा नाम आता है मोहम्मद गोई का। तो यहाँ पे महमूद गजनी का मार्का होता है। आज की क्लास में साथी हम बात करने वाले हैं मोहम्मद गोई के बारे में। अगर बात करें मोहम्मद गोई के बारे में कि कौन है और कहां से आया, तो सबसे पहले हमें एक साम्राज्य समझना होगा जिसका नाम है गोर साम्राज्य या गोरवंश की कहानी हम करेंगे। बेटा ये गोर साम्राज्य जो था, इसका जो विस्तार था वो अफगानिस्तान के अंदर हुआ था। गोर साम्राज्य तो आपका अफगानिस्तान के अंदर था। और अगर बात करूं इसके संस्थापक या फाउंडर के बारे में, तो इसका जो संस्थापक था उसका नाम था अलाउद्दीन गोई। तो इस वंश का जो संस्थापक हुआ था इसका नाम अलाउद्दीन गोई हुआ था। तो ये अलाउद्दीन गोई इसी के द्वारा ही इस गोर साम्राज्य की नींव रखी है। और जब ये गद्दी पर बैठता है तो इसने एक उपाधि टाइटल लेने का काम किया था, और इसकी उपाधि का नाम था जहां सोज। क्या नाम था? तो सर इसकी उपाधि होती है, उसका नाम जहां सोज हुआ था। बेटा सोज का मतलब होता है आग लगाना, और जहां का मतलब दुनिया, इस संसार को आग लगाने वाला क्या करता है, जहां सोज करता है। तो आप इसका अर्थ पूछ सकते हैं, अगर आप इसका मीनिंग पूछ सकते हैं तो आप कहेंगे दुनिया को जलाने वाला। तो इसका मतलब होता है दुनिया को जलाने वाला, वो इस जासूस का मतलब होता है। वैसे इस अलाउद्दीन गोई की बात करें, इसी के बाद यहाँ पर इस वंश की नींव रखी जाती है अफगानिस्तान के अंदर। लेकिन बाद में बेटा अलाउद्दीन गोई जो है ये मध्य एशिया पर आक्रमण करना शुरू करता है, और जब मध्य एशिया पर आक्रमण करता है तो उस दौरान मारा जाता है। और इसी के बाद मोहम्मद गोई की बैठता है। तो अगर बात करें मोहम्मद गोई की, तो आपको याद होगा मोहम्मद गोई जो इसका राज्य से हुआ था 1173 के अंदर। तो वैसे याद होगा 1173 के अंदर ये गोई साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। तो इसकी गद्दी मिली, सही से गद्दी मिली 1173 के अंदर। अगर बात करें इस मोहम्मद गोई के बारे में, तो आपको इसका वास्तविक नाम भी पता चाहिए। और इसका जो वास्तविक नाम था वो था शाहबुद्दीन उर्फ मोइनुद्दीन मोहम्मद गोई। दोस्त याद रखेंगे इसका वास्तविक नाम था वो शाहबुद्दीन उर्फ मोइनुद्दीन मोहम्मद गोई हुआ था। यही मोहम्मद गोई जो है 1173 के अंदर है। कोई मिल जाएगा क्लास में, क्लास मिल जाएगी, अपडेट होने के बाद क्लास मिल जाएगी। तो याद रखेंगे इसका वास्तविक नाम था शाहबुद्दीन मोइनुद्दीन मोहम्मद गोई हुआ था। और तो ये मोहम्मद गोई जो है इसके द्वारा अपने भारत के ऊपर 1175 में आक्रमण किया था। तो इसने 1175 में भारत पर आक्रमण किया था। और इसने कहां पर आक्रमण किया? तो याद रखेंगे इसने मुल्तान पर आक्रमण किया। अगर ऐसा इसने मुल्तान पर आक्रमण किया तो इस तरह किया था। तो सर इसने करामाती मुसलमानों पर किया था। तो यहाँ पे हुआ था, तो सर करामाती मुसलमानों पर हुआ था। करामाती मुसलमानों पर इसके बाद जो है आक्रमण यहाँ पे किया जाता है। तो अगर बात करें मोहम्मद गोई की, तो सबसे पहले जो है 1175 में आक्रमण किया, और इसके बाद इसके द्वारा 1177 में भी आक्रमण किया जाएगा। तो 1177 के अंदर इसने आक्रमण किया था, और इस बार इसने आक्रमण किया था ये कहता है इसने गुजरात पर। और गुजरात के अंदर बेटा ग्रह पाटन, तो इसने गुजरात के पाटन पर आक्रमण किया। और तो जब इसने यहाँ पर आक्रमण किया तो यहाँ का जो शासक हुआ था, यहाँ का जो राजा हुआ था, इस राजा का नाम था मूलराज सेकंड। और ये मूलराज सेकंड की वंश का था, तो साथ ही आंसर करेंगे सही चल के राजा था। और ये मूलराज सेकंड बचा हुआ था, इसलिए इसकी संरक्षण पूछ जाएगी कि कौन सी ऐसी महिला थी जिसने संरक्षण देखा। तो वो उसकी मां थी, इसका नाम था रानी नायका देवी। तो रानी नायका देवी जो उसकी मां हुआ थी उसने अपने बच्चे को संरक्षण देने का काम करना। अब जब इसने 1177 में यहाँ पर आक्रमण किया तो यहीं पे ये युद्ध लगा गया। यही युद्ध लगता है हिलवाड़ का युद्ध। तो ये कोर्स लगता है कि 1177 के अंदर हिलवाड़ का युद्ध लगा गया। हिलवाड़ का युद्ध लगा तो इसमें दो सेनाएं आमने सामने थी, जिसमें एक तरफ लड़ा था मोहम्मद गोई, एक तरफ लड़ा था मोहम्मद गोई, और मोहम्मद गोई के सामने लड़ी थी रानी नायका देवी। तो रानी नायका देवी और मोहम्मद गोई के बीच में लड़ाई जाती है। और इस लड़ाई की दोस्त मैं बात करूं तो यहाँ पे मोहम्मद गोई की हार होती है, और इसके अंदर रानी नायका देवी जो जीत जाती है। दोस्त याद रखिए ये मोहम्मद गोई की भारत में पहली बाजी थी। तो प्रश्न पूछा जाएगा ये मोहम्मद गोई की भारत में पहली बाजी। वैसे इनकी पहली हार जो है वो हिलवाड़ के युद्ध के अंदर हुई थी। ये इंपॉर्टेंट आपका कई बार पूछा गया ये ऐसा कौन सा युद्ध था जिसके अंदर मोहम्मद गोई महिला से राज हुआ। तो आंसर करेंगे वो हिलवाड़ का युद्ध था, इसमें रानी नायका देवी ने राज करने का काम किया। अब यहाँ पे इसके बाद एक और ऐसी लड़ाई लगेगी, और ये आपके एग्जाम में डेफिनेटली पूछी जाएगी, और इसी को आप बोलते हो फर्स्ट बैटल ऑफ टाइम। के साथ ही हम बात करेंगे टाइम के प्रथम युद्ध। तो दोस्त यहाँ पे अब जो युद्ध लड़ा जाएगा वो होगा टाइम का पहला युद्ध। और टाइम का पहला युद्ध हुआ था 1191 के अंदर हुआ था। और 1191 के अंदर ये लड़ाई लगी थी, इसमें दो सेनाएं आमने सामने आती है, जिसमें एक तरफ लड़ा था मोहम्मद गोई, तो इस गोई के सामने लड़ा था पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान जो लड़ाई पृथ्वीराज तृतीय हुआ था, तो याद रखेंगे पृथ्वीराज चौहान तृतीय से बोलते हैं। और इन्हीं दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का इसमें युद्ध में साथ रहने वाला दोस्त था जिसका नाम था जयचंद्र। और जयचंद्र कौन था? तो ये नोट करा था जो गढ़वाल वंश का हुआ था। तो ये नोट करा। इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी, इसके अंदर मोहम्मद गोई की हार हो जाती है, और यहाँ पर किसकी जीत होती है? तो यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है, आपको याद रखना है। तो सर टाइम का जो पहले था 1191 के अंदर गोई, और तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच लड़ा गया, जिसके अंदर मोहम्मद गोई हार जाएगा, और यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान की जीत जाएगी। इसी के अंदर अभी की जीत होती है, यहाँ से प्रश्न बनता है तो ये पृथ्वीराज चौहान जो किस नाम से जानता है? वैसे याद रखिए पृथ्वीराज चौहान जो है इसी को राय के नाम से जानता है। तो आपको पूछा जाएगा ये पृथ्वीराज चौहान को किस नाम से जाना गया? सही से राय के नाम से जाना गया। अब तो प्रश्न ये आएगा ये राय का किला कहां पे है? तो राय का किला है आपका वो दिल्ली के अंदर। आपके तो दिल्ली के अंदर बेटा पृथ्वीराज चौहान का नाम है किस वंश का राजा था? तो आंसर करेंगे सही चौहान वंश का राजा था। और ये चौहान वंश का था सही राजस्थान के अंदर हुआ था। और राजस्थान के अंदर अजमेर जो है वहीं से ही आपके चौहान वंश का होता है। और अगर बात करें इस चौहान वंश की राजधानी के बारे में, तो इनकी जो राजधानी हुआ थी वो सकंदी थी, याद रखना। इन चौहानों की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? तो वो सकंदी हुआ थी, तो आपको याद रखना। और इसी पृथ्वीराज चौहान की बात करें ये पहला इसी के अंदर जीत गया था, आपको याद रखना। और वैसे इसके बाद एक और युद्ध लड़ जाएगा, और ये लगेगा टाइम का दूसरा युद्ध। अगले साल यहाँ पे एक और लड़ाई लगी, और ये लगती है सेकंड बैटल ऑफ टाइम या टाइम की दूसरी लड़ाई। ये टाइम का दूसरा युद्ध बोलेंगे, और ये 1192 के अंदर लड़ा गया। अब 1192 के अंदर ये टाइम का दूसरा युद्ध लड़ा गया, ये भी इन दोनों के बीच ही लड़ा गया था, जिसमें एक तरफ आपका लड़ रहा था मोहम्मद गोई, और इस गोई के सामने लड़ रहा था उसका नाम था पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान बेटा इस युद्ध के अंदर गोई का साथ कौन देता है? तो आंसर करेंगे इस युद्ध के अंदर जयचंद्र ने साथ दिया था। तो यहाँ पे पृथ्वीराज अकेला लड़ रहा था, और इसी के अंदर इस पृथ्वीराज की हार होती है, और यहाँ पे तो कौन जीता है? तो यहाँ पे मोहम्मद गोई का जीता है। इसका मतलब टाइम का पहला युद्ध किस वक्त लगा? सर वो 1191 के अंदर लगा, और टाइम का दूसरा युद्ध वो लगा 1192 के अंदर। प्लीज आपको याद रखना। अब यहाँ पे लड़ाई लगी, यहाँ पे मोहम्मद गोई की जीत हुई, मोहम्मद गोई यहाँ से अपना साम्राज्य का विस्तार शुरू करेगा, और यहाँ पे इस मोहम्मद गोई की हुई है, तो आपको याद रखना इसके बाद आगे कोई लड़ाई। उससे पहले इस पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई क्वेश्चन बनता था, और वो मिलेगा ये पृथ्वीराज चौहान का लड़ाई हुआ था। और पृथ्वीराज चौहान का लड़ाई था, इसका नाम था चंद्रवदी। और ये चंद्रवदी जो है इसने एक किताब लिखी थी, इसने पुस्तक लिखने का काम किया, और इसके बाद इस पुस्तक लिखा गया, इसी का नाम था पृथ्वीराज आसो। तो आपको बताएगा ये पृथ्वीराज आसो किसने लिखी थी? सर चंद्रवदी ने लिखी थी। और ये पृथ्वीराज आसो क्या है? तो सही हिंदी भाषा का पहला महाकाव्य है। तो याद रखेंगे हिंदी भाषा का पहला महाकाव्य। वैसे हिंदी भाषा का पहला महाकाव्य आपकी पृथ्वीराज आसो कहती है, ये आपको ऐसा याद रखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक लड़ाई और पढ़ेंगे जिसे आप लोग बैटल ऑफ चंदावर या चंदावर की कहानी तो पढ़नी होगी। चंदावर लड़ाई आपको उत्तर प्रदेश के अंदर बताया, और यही पे चंदावर का युद्ध लड़ा गया 1194 के अंदर। ये चंदावर का युद्ध तो इसके अंदर भी दो सेनाएं आमने सामने आई थी। इसके अंदर हम बात करेंगे एक तरफ लड़ा था मोहम्मद गोई, और वैसे गोई के सामने लड़ा था कौन? जयचंद्र। सही जयचंद्र कौन है? तो ये नोट किया जाए तो ये जयचंद्र जो है उसमें नोट करा हुआ था, और साथ ही इसका वंश पूछा जाएगा, और इसका वंश कौन सा था? तो सही गढ़वाल वंश का हुआ था। गढ़वाल वंश गोई का हुआ था। और जब इनके बीच में भयंकर लड़ाई हुई तो इसके अंदर गोई की जीत हुई, और गोई की जीत के बाद यहाँ जयचंद्र हारेगा, और जयचंद्र की जीत हार हो जाती है। तो यहाँ पे तीन ऐतिहासिक लड़ाइयां आपको याद रखनी होगी, एक तो टाइम के दोनों युद्ध, और तीसरा जो है बेटा वो आपको याद रखना होगा
हाँ बिल्कुल टाइम के दूसरे दिन ये कहानी आप लोग सुनते हो कि पृथ्वीराज चौहान जो है वो इसकी बेटी को भगा के ले गया था और इसी चीज का बदला लेने के लिए इसने मोहम्मद गोरी के साथ दिया कहानी जो यहाँ से क्वेश्चन नहीं होते कहानी का इंटरेस्ट लेना तो पॉइंट आपको बोर्ड पे भेजेंगे भेजिए आपको ठीक है कहानी आपने मूवी देखी होगा वरना आज जाके देखना कि अभी अक्षय कुमार की मूवी आई थी पृथ्वीराज अगर आपने देखी होगा ठीक है तो देखना उसके अंदर कोई कहानी लिखी होगी 3 घंटे लगेंगे कहानी का कहानी चलिए अब यहाँ पे मोहम्मद गोरी की बात करें मोहम्मद गोरी इसमें जीतने के बाद मुस्लिम साम्राज्य की लड़ाई मिलेगा अगर तो अगर बात करें इस मोहम्मद गोरी इस मोहम्मद गोरी के 4 गुलाम हुए थे ये 4 गुलाम तो काम किया यहाँ से क्वेश्चन है मोहम्मद गोरी का सबसे पहला गुलाम जो इसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक इसका सबसे पहला गुलाम जो था कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दूसरा नाम आता है ये लोच का ये लोच के बाद जो इसका तीसरा नाम आता है वो आता है बादशाह का और बादशाह के बाद चौथा नाम आता है बख्तियार खिलजी का वैसे याद रखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ये लोच बादशाह और बख्तियार खिलजी ये चारों जो है वो इसके गुलाम हुए थे और इसने जो है अपने साम्राज्य को अपने लोगों के बीच में बराबर बांटने का काम किया वैसे कुतुबुद्दीन ऐबक को इसने जो है लाहौर और दिल्ली का एरिया दिया तो इसे कौन सा एरिया दिया तो आंसर करना इसे लाहौर और दिल्ली का मेन जो पार्ट था वो इस कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया गया ये लोच को वो गजनी का क्षेत्र दिया गया गजनी साम्राज्य का क्षेत्र दिया गया बादशाह को कच्छ वैसी कच्छ गुजरात के अंदर और पाकिस्तान के अंदर तो इसे कच्छ वैसी का क्षेत्र दिया गया और बख्तियार खिलजी का इसे बंगाल में बिहार दिया गया वैसे इसे बंगाल में बिहार दिया गया और कहा गया कि आप लोग यहाँ से टैक्स को इकट्ठा करिए और जितना भी टैक्स आएगा बच्चों यहाँ पे हाँ बिल्कुल सही क्वेश्चन वो आप लोगों का मनोरंजन करने के लिए क्लास के अंदर आप लोगों का दिल लगाने के लिए कहानी सुनाई जाती है और वो इतना टाइम आपके पास है नहीं कहानी आप लोग सुनो कहानी से क्वेश्चन याद रखना मैं लिखा दूं तुम आपका इतना रिसेंट टाइम जो लगा के तो इसको ऐसे कर दिया गया और कहा गया कि आप लोग यहाँ से टैक्स करिए आज जितना भी टैक्स आता है सारे मोहम्मद गोरी को भेजने का काम करते हैं यहाँ पे बख्तियार खिलजी जो है इसकी बात करें याद रखिए बख्तियार खिलजी जो है इसने बंगाल के अंदर जाने के बाद यहाँ पर लूट की और इसने नालंदा व विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अंदर आग लगाई थी इसने नालंदा व विक्रमशिला में नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय में आग लगाने का काम किया इसमें आग लगा दी जाती है याद रखिए और बख्तियार खिलजी जो है इसके बात में तो इसकी मृत्यु कैसे होती है तो आंसर देंगे सर इसने जो है असम के अंदर किया और असम के अंदर तो एक राज्य हुआ करता था जिसका नाम था महाराज और असम के जब महाराज के अंदर किया तो वहां असम के अंदर पहाड़ी क्षेत्र था पहाड़ी क्षेत्र की बात करूं तो इस क्षेत्र के अंदर नील रंग किलो मैदान नील रंग थे और जब इसने महाराज पे अटैक किया तो महाराज के लोगों ने इसे पहाड़ों के बीच में घेर मारने का काम किया और ये बख्तियार खिलजी की जिंदगी सबसे बड़ी होती है तो कुतुब मिनार लाहौर दिल्ली का दिया तो कुतुब मिनार ने 1199 के अंदर तो कुतुब मिनार का काम शुरू हुआ थोड़ा आपसे बताइए ये कुतुब मिनार का निर्माण कब हुआ थोड़ा कुतुब मिनार का निर्माण 1199 में हुआ कुतुब मिनार की कहानी आगे दिल्ली से पढ़ेंगे वापस होकर बस एक बार आप लोग इस बात के बारे में याद रखेंगे इस बारे में इस कुतुब मिनार के बारे में अब बात करें इस कुतुब मिनार की यहां हम बात करते हैं पहले मोहम्मद गोरी पूरा ये मोहम्मद गोरी नाम का व्यक्ति था इसने भारत के अंदर एकता प्रथा की शुरुआत की याद रखना इस भारत के अंदर एकता प्रथा की शुरुआत की जाती है तो दोस्त आपको याद है कि इसने एकता प्रथा की शुरुआत की दूसरा तो इसने जो है लक्ष्मी माता के नाम की सिक्के चलाई वैसे अगर बात करें मोहम्मद गोरी की याद रखेंगे इसकी मृत्यु है वो होती है 1206 के अंदर वैसे इसकी मृत्यु होती है तो आंसर करना वो 1206 के अंदर इसकी मृत्यु होती है मोहम्मद गोरी याद रखेंगे 1206 के अंदर मोहम्मद गोरी की मृत्यु तो ये आपका यहाँ पे तुर्की साम्राज्य भी पूरा हो गया अब तो यहाँ से हमारा देश होगा दिल्ली सल्तनत का इसका सबसे इंपॉर्टेंट दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंशों की कहानी हम करेंगे यहाँ तक बात हुई बताएंगे फिर साथ ही हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत में बताएंगे यहाँ तक सारी कहानी हुई फिर हेड दिल्ली सल्तनत दिल्ली सल्तनत दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड 1206 से लेकर 1520 तक होगा और इसी दिल्ली सल्तनत के अंदर हमें जो वंश हुए जो डायनेस्टी हुई उसके बारे में हम चीजें कवर करेंगे दोस्तों ओके बहुत चल सर अब इस दिल्ली सल्तनत की मैं बात करूं पहला पॉइंट आपको ये याद रखना चाहिए दिल्ली सल्तनत की नींव कब रखी तो इसकी नींव रखी 1206 में और इसकी नींव कौन रखा है तो आंसर करेंगे दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी इसने बेटा तो आंसर करेंगे इसकी स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की जाती है और तो इसकी स्थापना जो थी 1206 में हुई थी अब ऐसा कि यहाँ पे जब हम बात करें इसके बारे में यहाँ हमें पढ़ना होगा कि दिल्ली सल्तनत के अंदर जो आपके वंश हुए थे इन वंशों की कहानी हम करते हैं याद रखिए दिल्ली सल्तनत के अंदर कुल आप कितने वंश हुए थे तो आंसर करेंगे वो 5 वंश हुए और तो इन 500 के 500 वंशों को हमें पढ़ना होगा तो अब हम लगेंगे दिल्ली सल्तनत के ये 5 के 5 वंश बचे दिल्ली सल्तनत के 5 वंशों की कहानी करेंगे तो सबसे पहला वंश आता है आपका गुलाम वंश सबसे पहला वंश तो गुलाम वंश था गुलाम वंश के बाद जो दूसरा वंश था इसे आप लोग खिलजी वंश के नाम से वैसे कि दूसरा वंश था खिलजी वंश बोलते हो खिलजी वंश के बाद जो वंश आता है इसे आप लोग तुगलक वंश के नाम से जानते हैं तुगलक वंश और तुगलक वंश के बाद चौथा वंश आता है इसे आप लोग सारे सैयद वंश के नाम से जानते हैं सैयद वंश और सैयद वंश के बाद इसके बारे में आगे बढ़ेंगे इस वंश का नाम होता है लोधी वंश लोधी डायनेस्टी आप बोलेंगे थोड़ा याद रखिए दिल्ली सल्तनत के अंदर कुल कितने राजवंश हुए सर कुल 5 राजवंश आए जिसमें पहला गुलाम दूसरा खिलजी तीसरा तुगलक चौथा सैयद और पांचवा लोधी पहला क्वेश्चन ये समझता है कि आपको कोई 4 वंशों के नाम करेगा और उनको सारों को अरेंज करना होगा थोड़ा 5 वंश सीक्वेंस में आपको याद रखना अगर बात करूं गुलाम वंश के बारे में तो इसका टाइम पीरियड आप याद रखेंगे इसका टाइम पीरियड 1206 से शुरू होकर 1290 तक था वैसे खिलजी वंश का टाइम पीरियड था 1290 से लेकर 1320 तक रहेगा तुगलक वंश का टाइम पीरियड था 1320 से शुरू होकर 1414 तक का टाइम पीरियड रहेगा सैयद वंश का तो इसका टाइम पीरियड 1414 से 1451 तक रहेगा भाई याद रखिए 1451 से लेकर 1420 तक का टाइम पीरियड है वो आपका लोधी वंश यही मैं बता 1206 से कहानी शुरू होगी और 1420 से जाके कहानी खत्म हो जाएगी तो इन 5 वंशों के बारे में हमें याद रखना होगा अब ऐसा कि यहाँ पे इनके फाउंडर भी आपको याद रहेंगे लेकिन सर अगर बात करें 5 वंशों की कैसे याद रखें इनकी है क्या थोड़ा ट्रिक लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि गुलाब खिले तो सांस लो तो इसकी होती है गुलाब खिले तो सांस लो गुलाब से गुलाम आएगा खिले से खिलजी आएगा तो से गुलाम आएगा से मिलेगा और लोधी लोधी वंश का मिलेगा तो इस तरह से आप लोग याद रखते हो तो गुलाम वंश की बात करता हूं इसका फाउंडर इसका स्थापक कौन है वैसे गुलाम वंश का फाउंडर हुआ था इसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक क्या नाम था तो इस वंश का स्थापक हुआ था इसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ था अगर बात करूं तो खिलजी वंश के बारे में तो इसके स्थापक का नाम था वो था जलालुद्दीन मलिक फिरोज खिलजी जलालुद्दीन मलिक फिरोज खिलजी का नाम हुआ था अगर बात करूं तुगलक वंश की तो इसके स्थापक का नाम था गयासुद्दीन तुगलक वैसे इस वंश के स्थापक गयासुद्दीन तुगलक सैयद वंश की बात करूं तो इसके स्थापक ख्वाजा खिजर खान ख्वाजा खिजर खान बेटा और लोधी वंश की बात करता हूं इस वंश के स्थापक मान जाते हैं बहलोल लोधी बहलोल लोधी है उस वंश के स्थापक मान जाते हैं तो ये आपको याद रखना होगा अगर बात करें इस वंश के बारे में आपसे दो बातें पूछी जाएगी एक तो सबसे कम शासन करने वाला वंश तो यहाँ पे 30 वंशों का शासन किया खिलजी वंश ने तो इसके बारे में बात करेंगे सबसे कम शासन करने वाला वंश वैसे कि वाकई था और सबसे ज्यादा समय शासन करने वाला वंश तो सर्वाधिक शासन करने वाला वंश तो आंसर करेंगे तुगलक वंश तो ये दो फैक्टर जो पूछेंगे दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय शासन किया तो खिलजी वंश ने सबसे ज्यादा समय शासन किया तुगलक वंश के द्वारा शासन किया तो इसका याद रखना होगा अब हम इन वंशों को एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे इसके अंदर कौन सी कहानियां होगी तो इनके अंदर कौन से राजा होंगे इन राजाओं के द्वारा क्या काम किया जाएंगे तो इनको हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश की कहानी करेंगे यहाँ तक सारी बात फिर इन पूरी वंशों की कहानी करेंगे यहाँ पे दिल्ली सल्तनत को स्थापना होगा बिल्कुल रहेंगे बात दोस्तों चलिए सबसे पहले हम पढ़ना शुरू करेंगे स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश की कहानी और इस गुलाम वंश के बारे में हम बात करेंगे गुलाम वंश का टाइम पीरियड 1206 से लेकर 1290 तक रहेगा इस गुलाम वंश की बात करें तो इस वंश के अन्य नाम भी यहाँ पे और अन्य नामों की बात करूं इसी को आप बोलते हैं मामलुक वंश इस वंश का दूसरा नाम होता है इल्बी वंश और इसी को आप बोलते हैं दास वंश तो याद रखेंगे इसे मामलुक वंश कहा जाता है इसे इल्बी वंश कहा जाता है उसी को ही दास वंश के नाम से दोस्त आप लोग जानते हो अगर गुलाम वंश की बात करता हूं तो आपको बताएगा कि इसका नामकरण कैसे हुआ तो इसका नामकरण हुआ था वो हुआ था मोहम्मद गोरी का गुलाम था और बेटा मोहम्मद गोरी का गुलाम था कौन था उसको कुतुबुद्दीन ऐबक था
कौन था? सब कुतुबुद्दीन ऐबक था। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था, इसीलिए इसने अपने वंश का नाम क्या रखा? तो इसने अपने वंश का नाम गुलाम वंश रखा था। हमने बात कर ली थी गुलाम वंश के जो संस्थापक थे या जो फाउंडर थे, वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। अब इस गुलाम वंश की कहानी जो हम कवर करते हैं, तो यहाँ पे बात करनी होगी हमें प्रमुख शासकों की। इस गुलाम वंश के अंदर हमें किस राजा के बारे में क्या बात करनी है? यहाँ पे बात करेंगे प्रमुख शासकों की, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद हम बात करेंगे इसके बेटे के बारे में, और इसका बेटा था आराम शाह। इसके बाद इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद दोस्तों का नाम हमें पढ़ना होगा, उसकी बेटी का होगा रजिया सुल्तान बोलेंगे। रजिया सुल्तान के बाद यहाँ पे हम बात करेंगे बहराम शाह जो उसका भाई था। बहराम शाह के बाद तो पढ़ेंगे मसूद शाह के बारे में। मसूद शाह के बाद साथ ही इसके बारे में हमें पढ़ना होगा नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद के बाद जो कहानी हम करेंगे वो होगी बलबन की, और बलबन के बाद साथ ही इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसका नाम होगा टेकुबाद। और टेकुबाद के बाद हमें पढ़ना होगा कैमूश के बारे में। तो यहाँ पे इन 10 लोगों के बारे में हमें पढ़ना होगा, इनके बारे में एक एक बात हमें कवर करनी होगी। एक बार रिफ्रेश करके देखिए दोबारा से आप लोग जो है वापस जाकर लॉगिन करके क्लास 6 से देखिए, ठीक है? एक बार देखो, चलिए अगर बात करूं कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो इसका टाइम पीरियड जो 1206 से शुरू होगा और 1210 तक इसका टाइम पीरियड रहेगा। इसका जो टाइम पीरियड है आराम शाह का 1210 से लेकर 1211 तक था। इल्तुतमिश का टाइम पीरियड है वो 1211 से लेकर 1230 तक रहेगा बच्चों। रजिया सुल्तान का टाइम पीरियड 1236 से शुरू होगा और 1240 तक इसका टाइम पीरियड। बहराम शाह जिसने 2 साल तक राज किया तो 1240 से लेकर 1242 तक टाइम पीरियड, और मसूद शाह जिसने 1242 से लेकर 1240 से 4 साल तक बैठने का काम किया। नसीरुद्दीन महमूद जो 20 साल तक बैठा और 1240 से लेकर 1266 तक टाइम पीरियड है नसीरुद्दीन महमूद का। और यासुद्दीन बलबन जो 1266 से लेकर 1287 तक बैठा 1287। उसके बाद 1287 से लेकर 1290 तक टाइम पीरियड है वो टेकुबाद करेगा। और जो 1290 के अंदर कैमूश की हत्या कर दी जाएगी। अब कैमूश क्या है तो आंसर करेंगे, सब उसका अंतिम शासक है बच्चों। तो आपसे पूछा जाएगा ये वंश का अंतिम शासक कौन सा था, तो आंसर करेंगे सब कैमूश हुआ था। अब इनके बारे में एक बात हमें कवर करनी है, तो 11 राजा बच्चों आपको पढ़ाने का काम दूंगा। एक बार सारे करेंगे, यहाँ तक की बात परफेक्ट है, ओके पूरा एक बार क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जितने भी एक बार खत्म कर दो, ओके यहाँ तक सारे खत्म करने का काम करो। अब इन एक के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक की कहानी हम समझेंगे, बहुत अच्छी कहानी है, इसकी मृत्यु होने की वो पढ़ने वाले बिल्कुल बता दीजिए यहाँ तक की बात परफेक्ट है या नहीं। बिल्कुल शब्द वही जेलदार पूनम, बिल्कुल बताएंगे यहाँ तक की कहानी बताएंगे आपको कवर हुई या नहीं। लाडलो कमेंट करके बता दो, तुम इससे पूछा है मैं भेज देता हूं ना, साथ में मैसेज कर दोगे। चलिए सबसे पहले कहानी कवर करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की, हेडलाइन कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम पीरियड है वो 1206 से लेकर 1210 तक था। इसी कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में तो हम बात करने वाले हैं, ओके बहुत बढ़िया। चलिए कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आप लोग तो याद रखेंगे, ये जो है गुलाम वंश का संस्थापक है। पहला पॉइंट तो याद रखना सर, ये व्यक्ति जो है गुलाम वंश का संस्थापक है। दूसरा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही जो है 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की जाती है, तो ये कहता है दिल्ली सल्तनत का संस्थापक, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कहते हैं। फिर तो अगर बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की किस वंश का था तो आंसर करेंगे कुतुबी वंश का था। वैसे ही आपका ये कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का राजा हुआ था तो आंसर करेंगे इसी कुतुबी वंश का हुआ था। बिल्कुल आंसर दिया भाई सोनिया, बिल्कुल ओके बना। तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक क्या था, ये कुतुबी वंश का राजा हुआ था। इस गुलाम के बारे में कहानी करते हैं। अगर बात करें इसके बारे में याद रखेंगे सर कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसके अंदर एक शब्द है ऐबक। वैसे ही बात करेंगे ऐबक की, ऐबक का अर्थ क्या होता है, तो ऐबक शब्द का जो मीनिंग होता है इसका अर्थ होता है वो होता है चंद्रमा का देवता। तो बेटा इसका मतलब होता है गॉड ऑफ मून या चंद्रमा का देवता बोलते हो। तो अगर बात करूं इसके राज्य की, राज्य से कोरोनेशन, और इसका राज्य हुआ था वो था जून 1206 में, और जून 1206 के अंदर तो इसका राज्य हुआ था लाहौर के अंदर, और बेटा लाहौर जो है पाकिस्तान के अंदर। फिर तो इसका राज्य हुआ था, याद रखना इसने जो है कभी राज्य शासन नहीं किया, ये कभी भी राज्य शासन पर नहीं बैठा। तो बेटा बेटा पूछा जाएगा कौन सा व्यक्ति था जो राज्य शासन पर नहीं बैठा, तो सर वो यही कुतुबुद्दीन ऐबक था। दूसरा कैसा इसने कुतुबा नहीं पढ़ाया, थोड़ा इसने अपना कुतुबा था वो नहीं पढ़ाया था। सर कुतुबा क्या होता है, कुतुबा का मतलब होता है प्रेज, प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा। जब कोई व्यक्ति राजा बनता है तो अपने बेटे को बोलता है कि इस तरह से बोलो, तो यहाँ पर इसने ऐसा कुछ नहीं किया था, इसने अपना कुतुबा नहीं पढ़ाया, कभी भी किया था। बेटा जब राजा बना तो इसके बाद कुतुबा नहीं ली जाएगी, तो हम बात करेंगे इसकी टाइटल या जो उपाधियों के बारे में। वैसे यहाँ पे इसकी उपाधियों के बारे में बात करते हैं। बेटा उपाधियों की बात करता हूँ, पहली बात होती है सिपाही सालार, सिपाही सालार याम लिख। तो पहले इसकी पहली बात होती है सिपाही सालार याम लिख। सिपाही सालार का मतलब है इसका मतलब है सेनापति, क्योंकि मोहम्मद गोरी का सेनापति हुआ था, इसलिए इसने सिपाही सालार की उपाधि लेने का काम किया। दूसरा तो अगर बात करें उपाधि के बारे में तो इसे बोलते हैं कुरान खां। बेटा कुरान की आयतों का बहुत तरीके से पाठ किया था, इसीलिए इसे कुरान खां कहा गया। तीसरी उपाधि होती है वो इसकी लाख बख्श, उसके बेटा लाख बख्श। चौथी उपाधि होती है वो इसकी पीर बख्श। वैसे पांचवी उपाधि होती है वो हातिम ताई। तो ये पांचों की पांचों उपाधियां जो इसकी आंसर करेंगे वो इसे कुतुबुद्दीन ऐबक की थी। सर यहाँ पे कुरान का मतलब होगा कुरान की आयतें पढ़ने वाला या कुरान का पाठ करने वाला बच्चों, ठीक है। लाख बख्श लाखों का दान करने वाला, लाखों का दान करने वाला। पीर बख्श का मतलब हाथियों का दान करने वाला। तो ये सारे टाइटल थे जिसमें हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो एक तो पूछा जाता है लाख बख्श, दूसरा कुरान का, ये दोनों एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं, आपको याद रखना होगा। इसे पांच उपाधियां थी, इसमें हम सिपाही सालार कुरान खां के बारे में बात करेंगे, पीर बख्श लाख बख्श और हातिम ताई के बारे में तो बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर बात करूं इसके बारे में तो कोई बात नहीं इसके बारे में, ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसने अपना वास्तुकला में भी योगदान दिया था। वैसे बात करेंगे वास्तुकला में योगदान, तो लाडले बच्चों वास्तुकला में इसका योगदान क्या था, तीन काम इसने किए थे। बेटा पहला इसने बनाया था 2.5 दिन का झोपड़ा, पहला बच्चों इसने बनाया था 2.5 दिन का झोपड़ा। तो बच्चों सीधा क्वेश्चन 2.5 दिन का झोपड़ा कहां से है तो आंसर करेंगे इसलिए अजमेर में है। तो अजमेर कहां पे है तो सही राजस्थान के अंदर है, ठीक है। दूसरा याद रखना कि इसे बनाने में 2.5 दिन, बेटा दो आधा दिन होता है, इसे 2.5 बोलते हैं। अजमेर बनाने में 2.5 दिन लगेगा, इसीलिए इसका नाम है 2.5 दिन का झोपड़ा। दूसरा बेटा इसने बनाई थी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, दूसरा तो इसने बनाई थी कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का तो आंसर करेंगे दिल्ली के अंदर है। और बच्चों कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद क्या है तो सर ये भारत की प्रथम मस्जिद, तो कैसे ये कहती है तो सर ये कहती है भारत की प्रथम मस्जिद, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। तीसरा पॉइंट तो याद होगा इसने 1199 में कुतुब मीनार का काम शुरू करवाया, कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया। अब यहाँ पे हम इस कुतुब मीनार के बारे में सारी बातें करेंगे, तो कुतुब मीनार कहाँ है तो आंसर करेंगे दिल्ली के अंदर है। और यहाँ पे कुतुब मीनार के बारे में आपको एक बात कहूंगा, पहले तो आप लोग ये यहाँ तक बातें करिएगा, सारी बातें बताएंगे कि सर आपने बातें यहाँ तक की है, और मैं कुतुब मीनार के बारे में एक चीज रख देता हूं, तो यहाँ तक बातें बता दीजिए, मैं सेक्शन में क्लियर है नहीं है। जैसा कि यहाँ तक की बातें आपको बताएंगे क्लियर है नहीं है। चलिए ओके ओके ओके। तो बाकी कमेंट बताएं भाई, वो कमेंट नहीं करते, तो कमेंट करेगा वो चर्चा बाकी सारी कमेंट बताएगा मेरे नजर में, ठीक है।
चलिए बात करते हैं इसको के बारे में। ये इसकी जो है पहली मंजिल है, इसके बाद ये इसकी दूसरी मंजिल है, और ये इसके बाद इसकी तीसरी मंजिल है। अब समझते हैं इसकी पूरी कहानी। थोड़ा इसकी मैं बात करता हूँ, आपको याद रखना होगा इसकी ये प्रथम मंजिल है। पहली मंजिल जो इसका काम शुरू हुआ था वो करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। थोड़ा पहली मंजिल का काम शुरू हुआ तो उसके बाद तो करेंगे सब कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा यहाँ पे करवाया जाता है। दूसरा तो अगर बात करूँ इसकी बाकी तीन मंजिल जो है, ये बाकी तीन मंजिल जो इसका काम पूरा करवाया था, तो आप काम शुरू किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने पूरा करवाया तो इल्तुतमिश ने। किसने करवाया? तो इल्तुतमिश ने करवाया था। लेकिन तो बाद में इसके ऊपर वाली इससे मंजिल गई थी, हर इसके ऊपर वाली इससे मंजिल गई, कुछ यहाँ से बस हो गया। तो ऊपर वाली का हिस्सा बहुत ही बदसूरत निकलेगा, बदसूरत कितने निकलेगा, तो बाद में इसके अंदर जोशा तुलने की मत करवाई और मत करवाने के बाद इसके अंदर ये पांचवी मंजिल जोड़ी। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है ये इसका फिफ्थ फ्लोर या इसकी पांचवी मंजिल कितने जोड़ी थी? तो आंसर करेंगे पांचवी मंजिल जो है वो जोशा तुलने में जोड़ी थी। इससे जोड़ी तो आंसर करेंगे जोशा तुलने में जोड़ी थी। ठीक है, तो ये आपकी बात हुई यहाँ से आपके बारे में। बेटा कुतुब मीनार की मैं बात करता हूँ, तो कुतुब मीनार का नाम कैसे पड़ा? तो बेटा एक सूफी संत थे बख्तियार काकी, और तो इस बख्तियार काकी के नाम पर इसका नाम रखा गया। तो अगर बात करें इसके बारे में कुतुब मीनार के बारे में, याद रखना कुतुब मीनार जो है इसकी हाइट कितनी है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई तो वो है कितनी, लगभग 73 फीट, 73 मीटर लीजिए। तो अगर बात करूं आपकी मीनार के बारे में, तो याद रखेंगे इसे 1993 1993 में तो यूनेस्को में शामिल किया गया। तो ये सबसे ज्यादा यूनेस्को में किस वर्ष शामिल किया गया? तो आंसर करेंगे 1993 के अंदर किया गया। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? कुतुब मीनार। तो कहेंगे भारत की सबसे ऊंची मीनार, तो वैसे भारत की सबसे ऊंची मीनार है ये। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। एक चीज आपके सामने, हाँ अंश करेगा कि फोन काम चला हुआ है, फोन आप अभी लगाएंगे, लेक्चर लेते हैं, फिर फोन मैं कर दूं, तो लेक्चर ले मैं कर दूं, ठीक है। चलिए ये तो आपको पता है कुतुब मीनार के बारे में, इसकी हाइट नहीं है, इसे यूनेस्को में शामिल किया गया। तो पांचवी मंजिल कितनी, ये सारी बातें तो आपको याद रहेंगी, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने मिलता है, ठीक है। आगे बात करें तो अब बात करते हैं इसी बख्तियार खिलजी के बारे में। सॉरी कुतुब ऐबक के बारे में, तो कुतुब ऐबक की बात करूं, अब बात करते हैं इसकी मृत्यु की। तो कैसे इसकी मृत्यु हुई थी? वो 1210 के अंदर, 1210 में इसकी मृत्यु कैसे हुई? तो आंसर करेंगे इसकी मृत्यु हुई थी तूफान खेलते समय। तो क्या खेलते समय इसकी मृत्यु हुई थी? तो तूफान खेलते समय। तूफान जो होता है इसी को आप बोलते हो पोलो, और तूफान खेलता था घोड़े से गिरते समय, घोड़े से गिरते बच्चों की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा। अच्छा एक बार ऐसा कि आपसे पूछा जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक जो था इसकी राजधानी कौन सी थी? तो एक बार आपको कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी जाएगी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी वो थी लाहौर, कौन सी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी का नाम लाहौर हुआ था। ये बात तो आपको याद यहाँ पे रखनी होगी, ये पॉइंट रहेगा। आगे बात करें इसकी 1210 के अंदर मृत्यु हुई, तो मृत्यु के बाद इसका मकबरा बना दिया गया। तो कैसे आपसे पूछा जाएगा ये इसका मकबरा कहाँ पे है? तो आंसर करेंगे इसका मकबरा लाहौर पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, तो याद रखना अगर बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक का ये गुलाम हुआ था, और इसके गुलाम का नाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश तो इल्तुतमिश ये उसमें बदायूं का था, या बदायूं का गवर्नर था। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना होगा। अगर इसी का ये बेटा हुआ था आराम शाह, अब्दुल्ला राजा में तो वो बनेगा, तो सब वो आराम शाह बना था। तो कैसे अब जो कहानी में कवर नहीं है वो हमें कवर नहीं है आराम शाह की। तो ये तो आराम शाह टाइम पीरियड लेंगे 1210 से लेकर 1211। यहीं पे ये लड़ाई लड़ी जाती है, ये कहलाता है झूठ का युद्ध। झूठ का युद्ध तो झूठ का युद्ध में तो लगा था, इसमें दो लोग लड़े थे आमने सामने, एक तरफ लड़ा था आराम शाह और दूसरी तरफ लड़ा था इल्तुतमिश। बेटा इस युद्ध के अंदर आराम शाह की हालत इल्तुतमिश की होती है। तो ये आप याद रखना। अब इल्तुतमिश जब जीत जाएगा तो लड़ा कौन? ऐसी बात इल्तुतमिश ही रहेगा। तो यहाँ से इल्तुतमिश का इतिहास में शुरू होगा, हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे इल्तुतमिश के बारे में। लेकिन जैसा कि पढ़ेंगे क्लास में बहुत सारा क्लास था, पहले तो एक बार बताएंगे कि जो तुर्की आक्रमण में हमने पढ़ा था मोहम्मद गोरी के बारे में, वो दूसरा ऐसा कि हमने पढ़ा था दिल्ली सल्तनत के बारे में, वो तीसरा गुलाम के बारे में, बेसिक बातें मैं कवर करी। वहां तक की बातें तो ये है नहीं बताएंगे आपको। एक बार साथ बताएंगे कि वहां की सारी बातें हुई है, दोस्त जितने भी सारे लाख में क्वेश्चन बनाएंगे। होई चल बहुत बढ़िया। आज की क्लास में सारी चीजों को प्रॉपर्टी कैसे नोट करिए, नोट बनाए अच्छे से, प्रीवियस लाइन में सारी चीजें कवर करिए, ठीक है। चल आज की क्लास में इतना ही, कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए साथ में रहें। जय हिंद, जय भारत।